जय हिंद, वंदे मातरम। अनेकों प्रयोग करने के बाद आखिरकार शुल्ज़ ने यह पता लगा लिया कि इनाम न्यूरोकेमिकल स्तर पर कैसे काम करते हैं। सन 1990 में तकनीकी विकास के साथ ही शुल्ज़ के पास वे यंत्र भी आ गए जिनका उपयोग एमआईटी के शोधकर्ता करते थे। लेकिन प्रयोग के लिए शुल्ज़ की दिलचस्पी चूहों के बजाय बंदरों में थी। उनके एक बंदर का नाम जूलियो था और वे मकाक प्रजाति का था। उसकी आँखें बादामी और वजन 8 पाउंड था। उसके दिमाग में एक ही पतला इलेक्ट्रोड डाल दिया गया, जिसकी मदद से शुल्ज़ उसकी न्यूरोनल गतिविधियों का निरीक्षण कर सकते थे। एक दिन शुल्ज़ जूलियो को एक ऐसे कमरे में ले गए, जहाँ रोशनी कम थी। वहाँ उन्होंने जूलियो को कुर्सी पर बैठा दिया। जूलियो के सामने एक कंप्यूटर था, जिसकी स्क्रीन पर जूलियो को पीली, लाल या नीले रंग की टेढ़ी-मेढ़ी रेखाएँ दिखाई गई। यहाँ जूलियो को प्रशिक्षण दिया गया कि ये रंगीन रेखाएं देखते ही वे अपने सामने मौजूद लीवर को खींच दें। कमरे की छत से एक नली लटकाई गई थी, जिसका दूसरा सिरा इस बंदर के होठों के पास था। लीवर खींचते ही इस नली से जामुन का रस बहकर आता था। जूलियो को जामुन का रस बहुत पसंद था। प्रयोग के शुरुआती दौर में जूलियो कंप्यूटर पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। उसने अपना सारा समय कुर्सी से उठने की झटपटाहट में ही खर्च कर दिया। लेकिन जामुन के रस की पहली खुराक मिलते ही जूलियो ने अपना ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन पर केंद्रित कर लिया। इस क्रिया को दर्जनों बार दोहराने के बाद जूलियो समझ गया कि कंप्यूटर पर दिखाई जाने वाली रेखाएं दरअसल इशारा है, और ये इशारा मिलते ही लीवर खींचने की क्रिया करने पर इनाम के रूप में जामुन का रस मिलता है। ये समझ में आते ही जूलियो एकाग्रचित होकर कंप्यूटर की स्क्रीन को देखने लगा। इसके बाद उसका ध्यान एक पल के लिए भी दूसरी ओर नहीं भटका। स्क्रीन पर पीली रेखा देखते ही वह लीवर की ओर झपटता। फिर जैसे ही नीली रेखा स्क्रीन पर आती थी, वह लीवर खींच देता और नली से जामुन का रस आने पर उसे बड़े चाव से चाटता रहता। शुल्ज़ जूलियो के दिमाग में हो रही इन गतिविधियों पर नज़र रखे हुए थे। उन्होंने देखा कि इसमें एक पैटर्न बन रहा है। इनाम मिलते ही जूलियो के दिमाग की गतिविधियों से पता चलता था कि उसे खुशी महसूस हो रही है। इस न्यूरोलॉजिकल गतिविधि की प्रतिलिपि ये दर्शा रही थी कि उस समय क्या होता है जब इस बंदर का दिमाग कहता है कि मुझे इनाम मिला है। शुल्ज़ ने जूलियो के साथ यह प्रयोग कई बार दोहराया और हर बार उसकी न्यूरोलॉजिकल गतिविधियां दर्ज की। जूलियो को रस मिलते ही कंप्यूटर स्क्रीन पर स्पष्ट दिखाई देता था कि उसके दिमाग में मुझे इनाम मिला है का पैटर्न उभरा है। न्यूरोलॉजिकल दृष्टिकोण से देखें तो धीरे-धीरे जूलियो का व्यवहार आदत में तब्दील हो गया था। शुल्ज़ के लिए सबसे दिलचस्प बात ये थी कि जैसे-जैसे ये प्रयोग आगे बढ़ रहा था, वैसे-वैसे इसमें बदलाव आ रहे थे। प्रयोग को बार-बार दोहराने के चलते जूलियो इन क्रियाओं में माहिर होता जा रहा था, जिसके चलते इस व्यवहार से बनी उसकी आदतें दृढ़ होती जा रही थी। अब जूलियो का दिमाग जामुन के रस की उम्मीद करने लगा था। शुल्ज़ ने पाया कि नली में रस आने से पहले स्क्रीन पर रेखाओं को देखते ही जूलियो के दिमाग में मुझे इनाम मिला है का पैटर्न उभरने लगता है। अब जूलियो जामुन का रस मिलने से पहले ही इनाम प्राप्ति की प्रक्रिया देने लगा। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो स्क्रीन पर दिखाई जाने वाली रेखाएं न सिर्फ लीवर खींचने के लिए बल्कि जूलियो के दिमाग में आनंद का एहसास जगाने का इशारा भी बन गई। स्क्रीन पर पीली लाल रेखाएं दिखाई देते ही जूलियो इनाम की उपेक्षा करने लगा था। इसके बाद शुल्ज़ ने अपने प्रयोग में कुछ बदलाव किए। पहले लीवर खींचते ही जूलियो को रस मिल जाता था, लेकिन अब हर बार ऐसा नहीं होता था। कभी-कभी रस ज़रा देर से आता और कभी उस रस में इतना पानी मिला होता कि उसकी मिठास कम होती। कई बार तो जूलियो पूरा प्रयोग ठीक से करता था, इसके बावजूद उसे रस नहीं दिया जाता था। जब रस नहीं आता या देर से आता या फिर पानी मिला होने के कारण कम मीठा होता, तो जूलियो नाराज़ हो जाता। वह मुँह फुलाकर अलग-अलग तरह की आवाज़ें निकालता और अपनी नाराज़गी ज़ाहिर करता। इसके बाद शुल्ज़ ने पाया कि जूलियो के दिमाग में नए पैटर्न का निर्माण हो गया है, और ये पैटर्न है इच्छा का। जब जूलियो रस की उम्मीद करता और उसे रस नहीं मिलता तो उसके दिमाग में इच्छा और निराशा से जुड़ा एक नया पैटर्न बनने लगता। इशारा नज़र आते ही जूलियो के दिमाग में रस मिलने की उपेक्षा के कारण आनंद का संचार होने लगता। पर फिर जब रस नहीं मिलता तो ये आनंद इच्छा में तब्दील हो जाता। जब ये इच्छा शांत नहीं होती तो जूलियो के दिमाग में गुस्से और निराशा के भाव उभरने लगते। अन्य प्रयोगशालाओं में भी शोधकर्ताओं को ऐसे ही परिणाम मिले।
बंदरों को इस प्रकार प्रशिक्षित किया गया कि जैसे ही उन्हें स्क्रीन पर रेखाएँ दिखाई दें, वे फौरन रस मिलने की उम्मीद करने लगे। फिर बंदरों का ध्यान बाँटने की कोशिश की गई, जैसे प्रयोगशाला का दरवाज़ा खुला छोड़ दिया जाता था, ताकि बंदर बाहर निकलकर अन्य बंदरों के साथ घुल-मिल सके। प्रयोगशाला के किसी एक कोने में खाद्य पदार्थ रखे जाते थे, ताकि अगर वे प्रयोग छोड़कर इधर-उधर जाना चाहें, तो जा सकें। जिन बंदरों में यह आदत दृढ़ता से विकसित नहीं हुई, वे इन चीज़ों की ओर तुरंत आकर्षित हो जाते थे। ऐसे बंदर अपनी कुर्सी से उठकर कमरे के बाहर चले जाते और प्रयोगशाला की ओर एक बार मुड़कर भी नहीं देखते। उनमें रस प्राप्ति की इच्छा पैदा नहीं हुई थी, लेकिन जिन बंदरों में यह आदत दृढ़ता से विकसित हो गई, उन्हें कोई भी लालच दिया जाए, वे उसकी ओर आकर्षित नहीं होते थे। ये बंदर घंटों तक एकाग्रता के साथ स्क्रीन की ओर देखते रहते और लीवर खींचते रहते। उन पर इनाम प्राप्ति की उम्मीद और इच्छा वैसे ही हावी थी, जैसे किसी जुआरी पर पैसे हारने के बाद फिर से दांव लगाकर पैसे वापस जीतने की इच्छा हावी हो जाती है। इस उदाहरण से स्पष्ट हो जाता है कि आदतें इतनी प्रभावी क्यों होती है। आदतें न्यूरोलॉजिकल स्तर पर इच्छा पैदा करती है। कई बार ये इच्छा इतनी धीमी गति से पैदा होती है कि लोग लंबे समय तक इसके अस्तित्व से अनजान बने रहते हैं। परिणाम स्वरूप इसके प्रभाव भी लोगों की समझ में नहीं आते, लेकिन जब हम कुछ इशारों के साथ इनामों को भी जोड़ देते हैं, तो हमारे अवचेतन मन में इच्छा पैदा हो जाती है और आदत के नए फंदे का निर्माण होने लगता है। कॉर्नेल के एक शोधकर्ता ने जब इस बात पर गौर किया कि अलग-अलग शॉपिंग मॉल में सिनबोन बेकरी का स्टॉल किस स्थान पर खोला गया, तब उसे समझ में आया कि खाद्य पदार्थों की गंध से कितनी प्रभावी इच्छा पैदा हो सकती है। अधिकतर खाद्य पदार्थ विक्रेता शॉपिंग मॉल में अपना स्टॉल फूड कोर्ट के अंदर ही लगाते हैं, पर सिनबोन बेकरी जानबूझकर अपना स्टॉल अन्य खाद्य विक्रेताओं के स्टॉल से दूर लगाती है। इसके पीछे एक विशेष कारण है। दरअसल सिनबोन के अधिकारी ये चाहते हैं कि दालचीनी के रोल्स की सुगंध बिना किसी अन्य गंध की मिलावट के या बिना किसी रुकावट के मॉल में खरीदारी कर रहे ग्राहकों तक पहुंचे, ताकि ग्राहकों के अवचेतन मन में इच्छा पैदा हो। इस तरह जब वह ग्राहक अन्य चीज़ों की खरीदारी करते-करते आखिर में सिनगोन के स्टॉल पर पहुंचता है, तो उसकी इच्छा इतनी तीव्र होती है कि उसका हाथ स्वतः ही उसके बटुए की ओर जाता है और वह फौरन दालचीनी के रोल्स खरीद लेता है। यह आदत का फंदा इसलिए तैयार हो जाता है क्योंकि एक इच्छा पैदा हो चुकी होती है। शूल्स कहते हैं, हमारे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं होता जो स्वादिष्ट डोनट्स का डिब्बा नज़र आने पर हमें खाने के लिए उकसाए। लेकिन जब हमारे दिमाग को ये पता चल जाता है कि इस डिब्बे में कोई मीठी चीज़ या कार्बोहाइड्रेट वाली कोई अन्य चीज़ रखी है, तो हमारे अंदर उसका मीठा स्वाद लेने की इच्छा पैदा हो जाती है। हमारा दिमाग हमें डिब्बे की ओर बढ़ाता है और अगर इसके बाद भी हम मीठा ना खाएँ, तो हमारे अंदर निराशा का भाव पैदा हो जाता है। इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए हम जूलियो का उदाहरण ले सकते हैं और ये देख सकते हैं कि उसके अंदर आदत कैसे विकसित हुई। सबसे पहले उसने कंप्यूटर की स्क्रीन पर कुछ रेखाएँ देखी। कुछ समय बाद जूलियो को समझ में आया कि रेखाएँ दिखने का अर्थ है कि उसे लीवर खींचना है। ये क्रिया करने पर जूलियो को इनाम के रूप में जामुन के रस की कुछ बूंदें मिली। ये साधारण प्रशिक्षण था। इशारा नज़र आने पर जब जूलियो के मन में जामुन का रस मिलने की इच्छा पैदा होती है, तो आदत विकसित होने लगती है। एक बार इच्छा पैदा होने पर जूलियो स्वतः ही क्रिया करने लगता है। ये आदत सहज और स्वचालित होती है। नई आदतें इस प्रकार विकसित होती है, इशारा, क्रिया और इनाम को एक साथ जोड़ा जाता है और फिर कुछ ऐसी इच्छा पैदा होती है जिससे आदत का फंदा सक्रिय हो जाए। उदाहरण के लिए धूम्रपान की आदत। धूम्रपान करने वाले इंसान को जैसे ही इशारा मिलता है, यानी जैसे ही उसे सिगरेट की डिब्बी नज़र आती है, उसका दिमाग निकोटीन की उम्मीद करने लगता है। सिगरेट पर सिर्फ एक नज़र पड़ते ही दिमाग में निकोटीन की इच्छा पैदा हो जाती है। अगर इसके बाद निकोटीन ना मिले, तो यह इच्छा इतनी बढ़ जाती है कि इंसान का हाथ स्वतः ही सिगरेट की ओर चला जाता है। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद।